Very good morning to all my dear students. We were discussing the chapter 5 Principles of Inheritance and Variations. We have studied the inheritance of one gene and also studied about Mendel. That Mendel have studied the gives laws of inheritance. Today I am going to tell you the what are the laws of inheritance. तो कौन-कौन से laws of inheritance हैं जो मेंडल ने दिए. Laws of inheritance. किसने दिए ये laws of inheritance? These are given by Mendel. So Mendel is known as father of the genetics. There are two laws. First is the law of dominance. दो laws दिए मेंडल ने. एक था law of dominance. Second is the law of segregation. क्या है कि दो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए मेंडल ने. फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. व्हाट आर द फैक्टर्स that we know that there are some factors which controls the characters. पहला पॉइंट इसका क्या है? फैक्टर्स कंट्रोल्स द कैरेक्टर्स. फैक्टर्स हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. इन फैक्टर्स को बोलते हैं जीन. इन फैक्टर्स को किसका इन फैक्टर्स को क्या भी बोला जाता है? मेंडल ने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स को बाद में क्या नाम दिया गया है? जीन का. जीन. सेकंड क्या है? फैक्टर्स ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि फैक्टर्स जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट यहां से बनता है दैट इज मेन पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. देन व्हेन dissimilar factors present in pair, जब dissimilar factors पेयर में प्रेजेंट होते हैं then one factor is dominant and another is recessive. According to laws of dominance, that when two dissimilar factors are present in pair, then one factor is dominant and another one is recessive. तो उनमें से एक dominant होगा जो अपना इफेक्ट शो करेगा और दूसरा जिसका इफेक्ट उसकी प्रेजेंस में दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, that is the recessive factor. This is the law of dominance. Second law given by the Mendel is the law of segregation. We know that factors are present in pairs, alleles which control characters present in pairs. Law of segregation. Segregation यानी कि separate. अब क्या है कि factors we know that alleles which control characters are always present in pairs. During gamete formation, by meiosis, during gamete formation by meiosis, the factors which are present in pairs separate or segregate from one another so that each gamete receive only one factor. Second law of segregation what says that during gamete formation, जब gametes बनते हैं तो meiosis से वो factors जो पेयर में होते हैं they separate from each other, वो एक दूसरे से सेपरेट सेग्रीगेट हो जाएंगे एक दूसरे से, सो दैट कि ईच गैमीट जो है रिसीव ओनली वन फैक्टर
हर गैमीट के पास एक ही फैक्टर आए। जैसे अगर हम बात करें टोल प्लांट के पास ये पेयर, ये फैक्टर पेयर में थे कैपिटल टी। जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो ईच गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर फ्रॉम दिस पेयर। तो हर एक गैमीट इस फैक्टर से, पेयर ऑफ फैक्टर से एक ही फैक्टर लेगा, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, एक्सप्लेन देम। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देयर आर सम डेविएशन फ्रॉम दिस मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ ऐसा यहाँ से कोई डोमिनेंस का जो लॉज दिया था मेंडल ने, यहाँ से कुछ डेविएशंस भी हैं, कुछ चेंजेस भी आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? फर्स्ट हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फिनोमिनन in which when factors dissimilar factors are present in pair, ये एक वो फिनोमिनन है जिसमें जब दो डिसिमिलर फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, then their phenotype is new। तो उनका जो फिनोटाइप होगा वो न्यू होगा, और दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ। कि जब भी दो डिसिमिलर फैक्टर, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब दो डिसिमिलर फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये वो फिनोमिना है जिसमें जब दो डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वेयर नाइदर ऑफ देम इज डोमिनेंट ओवर वन अनदर, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, तो वहां एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, एंड दैट फिनोटाइप इज ऑफ इंटरमीडिएट टाइप, और वो जो फिनोटाइप है वो दोनों का इंटरमीडिएट होगा। समझ आया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिनन इन विच व्हेन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर, देन डिसिमिलर फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर, then there is no recessiveness or dominance, there is no case of dominance, the new phenotype is produced there that is somewhat different from the original and that is of intermediate type, वो जो original से अलग होगा और intermediate type का होगा। Example, incomplete dominance का क्वेश्चन आता है फिर में, what is incomplete dominance, explain it with the help of an example। तो हम incomplete dominance में example देंगे किसका? डॉग फ्लावर है, स्नैपड्रैगन, या फिर हम बात करें एंटीराइनम स्पीसीज। डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीसीज, और बात करें मिराबिलिस जलाका, 4 o'clock प्लांट जो है, इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। हम डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन एंटीराइनम स्पीसीज है जो इसका एग्जांपल लेकर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। यहाँ दो तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, रेड फ्लावर और कुछ पे होते हैं व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावर के लिए जीन हम देते हैं कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर। वैसे तो हम इसके लिए ले सकते हैं डब्ल्यू, लेकिन हम दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है क्लियरली कि ये जो कैपिटल में लिखा हमने वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल में लिखा हमने वो रिसेसिव है। तो यहाँ क्या होगा, जब गैमीट्स बनेंगे तो इस तरह से बनेंगे, मियोसिस हुई, गैमीट्स बने, अब इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई, ये मान लिया ये मेल है ये फीमेल है, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ इनकी करवाई गई या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई गई, तो जितने भी प्लांट्स यहाँ आए वो सारे कितने क्या थे, 100% का जीनोटाइप था कैपिटल आर स्मॉल आर। हमें पता है कि हाइब्रिड आएगा इन F1 जनरेशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, तो 100% फ्लावर्स, और ये फ्लावर्स वैसे तो अगर हम फ्लावर्स ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ हमारे फ्लावर्स होंगे रेड कलर के, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो दोनों का मिक्सचर, एक इंटरमीडिएट नया फिनोटाइप यहाँ पेयर होगा जो कि क्या होगा, पिंक कलर के फ्लावर्स मिलेंगे। यहाँ हमें कैसे फ्लावर्स मिलेंगे, पिंक फ्लावर्स मिलेंगे। तो ये डेविएशन है, ये मेंडल के लॉ की एक्सेप्शन है। तो अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गया, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हुई। और जब जो F1 जनरेशन की जब सेल्फ पोलिनेशन करवाई गई तो हमने यूनिट स्केयर में देखते हैं इसको, यहाँ हमने ये गैमेट्स आए कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ हमने ये गैमेट्स लिखे, एक साइड मेल के गैमेट्स हैं, एक साइड फीमेल के गैमेट्स हैं, कैपिटल आर
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया, फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या है कि ये जो कैपिटल आर ये रेड है, यहाँ ये हमें पता है कि यहाँ इंटरमीडिएट है, ये दोनों पिंक कलर के मिलेंगे और ये मिलेगा हमें व्हाइट कलर का। तो फिनोटाइप जो है वो रेड, पिंक, व्हाइट, तीन तरह के फ्लावर्स है, तीन तरह का फिनोटाइप मिलेगा, दैट इज 1:2:1। और यहाँ जो जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, 1:2:1। यहाँ क्या है कि जो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके अकॉर्डिंग F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो तो यहाँ सेम है, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज डेविएटेड फ्रॉम 3:1। ये 3:1 से डेविएट हो गया है, चेंज हो गया है। इसके बजाय हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या आया है 1:2:1 का। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। अब हम बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस के कंसेप्ट के बारे में कि डोमिनेंस क्या है, कब होता है, रिसेसिवनेस क्या है, कैसे होती है। अब यहाँ हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लिया जीन्स जो है वो ऑलवेज फेयर में प्रेजेंट होती हैं एंड जीन कंट्रोल द कैरेक्टर्स, और जीन्स जो है वो क्या करती हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। यहाँ हम मानते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर जीन है that controls responsible for the formation of an enzyme, कि कोई जीन है जो किसी एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीन की बात कर रहे हैं, कोई एक जीन है, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड दिस एंजाइम हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और ये एंजाइम क्या करता है, कोई सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब यहां हम देखते हैं कि अब जीन जो पेयर में है, एलील्स हैं, अब उनमें से एक एलील जो है वो तो नॉर्मल फंक्शनल एलील है, एक एलील उनमें से मॉडिफाई हो गई, चेंज हो गई। एक एलील जो पेयर में प्रेजेंट थी उनमें से वन एलील गेट मॉडिफाइड, वन एलील जो है वो मॉडिफाई हो गई। अब जो मॉडिफाइड एलील है ये यहां से तीन केसेस जनरेट करेगी। पहला तो ये कि ये जो है लेस फंक्शनल, ये क्या करेगी, पहला केस तो ये जो एंजाइम बनाएगी वो नॉर्मल या फिर लेस फंक्शनल होगा। अब ये जीन मॉडिफाई होके क्या कर सकती है, या तो ये वैसे का वैसे ही एंजाइम बना देगी नॉर्मल, या फिर एंजाइम बनाएगी कम फंक्शनल होगा। दूसरा क्या होगा, एंजाइम तो बनेगा लेकिन वो एंजाइम जो है वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा, वो एंजाइम कोई काम ही नहीं करेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं करेगा। और तीसरे केस में नॉट एंजाइम एट ऑल, कोई एंजाइम ही नहीं बनेगा। तो अनमोडिफाइड एलील जो है यहाँ वो तीन केसेस देगी, या तो वो नॉर्मल लेस फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, या वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, या वो कोई एंजाइम ही नहीं बनाएगी। तो अब अगर हम बात करें डोमिनेंस के फिनोमेना की यहाँ, तो अगर केस आता है पहला, तो पहले केस में हमारी मॉडिफाइड एलील का फंक्शन जो है हमारी जहां जो मॉडिफाइड एलील का फंक्शन है वो अनमोडिफाइड के इक्वल है। मॉडिफाइड एलील अनमोडिफाइड क्या कर रही है, जो मॉडिफाई नहीं हुई जो नॉर्मल एलील है वो सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन के लिए एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, इसने भी एंजाइम प्रोड्यूस किया, तो ये इसका फंक्शन जो है वो अनमोडिफाइड के इक्वल है। लेकिन इन दो केसेस में अनमोडिफाइड एलील ने या तो एंजाइम ही नहीं बनाया, या एंजाइम बनाया तो वो काम ही नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल है, यानी कि वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। तो इन दो केसेस की बात करें हम, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मॉडिफाइड एलील है वो मॉडिफाइड एलील जो है रिसेसिव है, क्योंकि अगर वो डोमिनेंट होती तो वो फंक्शनल एंजाइम प्रिपेयर करती। अगर वो डोमिनेंट होती तो वो फंक्शनल एंजाइम प्रिपेयर करती। इसको अच्छे से पढ़ोगे बुक से तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ऐसे एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लिया प्लांट के केस में हम बात करें, एक जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और वो हार्मोन जब बनता है तो प्लांट की हाइट जो है टॉल हो जाती है। इफ द जीन गेट मॉडिफाइड
एंड द एंजाइम इज नॉट फॉर्म्ड। तो एंजाइम अगर कम बनेगा या नहीं बनेगा तो हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटीज, हार्मोन कम बनेगा तो वो प्लांट कैसा रहेगा, ड्वार्फ रह जाएगा। तो रिसेसिवनेस आ गई वहां। ये केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। पेपर में अगर आता है तो पेपर में तुम्हें ये जो स्नैप ड्रैगन एंटीराइनम स्पीसीज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो एग्जाम्पल तुम दोगे। अगर क्वेश्चन पेपर में 12th के फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है 12th में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, उसको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें इसका रेड पिंक फ्लावर्स वाला डॉग फ्लावर का एग्जाम्पल देना है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और बता रही हूं तुम्हें, एंडोलेसियन फूल। You know what is foal? फोल, एंडोलेशियन फोल्स की बात करें, ये एक तरह से फोल्स है, मुर्गे जिसको बोलते हैं। 2 कलर है इनमें, एक है ब्लैक कलर के, एक है व्हाइट कलर के। इसको मान लिया कैपिटल बी, व्हाइट के लिए हमने स्मॉल बी लिया, तो F1 जनरेशन आई हमारी कैपिटल बी स्मॉल बी की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ जो फोल्स आएंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो फॉल्स प्रोड्यूस हुए दैट आर ऑफ ब्लू कलर, वो ब्लू कलर की आई। दोनों की ब्लू और व्हाइट की मिक्सिंग हुई ब्लू कलर की, और इनके जो विंग्स थे उन विंग्स पे ब्लैक और व्हाइट कलर की मार्किंग्स थी। तो यहाँ भी किस चीज का कंसेप्ट आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, यानी कि ब्लेंडिंग हो गई। सेम जब इसकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई गई तो वही कंसेप्ट आया, सेम रेशियो यहाँ आया 1:2:1 का, यानी कि ब्लैक, ब्लू और व्हाइट 1:2:2। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों यहाँ सेम आए, जबकि डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक रेशियो आता है हमारा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। ये था हमारा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? आज हम इतना ही करेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।